गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 32 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसमें दे रखा है कि 1/log पाई टू द बेस ऑफ 3 1/log पाई टू द बेस ऑफ 3। एक सेकेंड, इसमें पेन रेडी रहने देते हैं। 1/log पाई टू द बेस ऑफ 3 को हम लोग लिख सकते हैं log 3 टू द बेस ऑफ पाई, प्लस 1/log 4 पाई टू द बेस ऑफ 4 को लिख सकते हैं log 4 टू द बेस ऑफ पाई, और ये वैल्यू ग्रेटर देन x दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टी लगा के अगर प्लस का साइन है तो वी कैन मल्टीप्लाई द टू वैल्यूज एंड इट विल बिकम log 12 टू द बेस ऑफ पाई इज ग्रेटर देन x। अब बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर log n टू द बेस ऑफ a x के बराबर होता है तो वी कैन ऑलवेज राइट a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू n। तो ये स्टेप अभी हम यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर ऑफ x, और सबको पता है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 टू द पावर ऑफ x। तो तुम्हें एक ऐसी वैल्यू x की लेनी है ऑप्शन में से जिसको x के जगह डालते ही तुम्हारा वैल्यू 12 से कम हो जाए। तो वो वैल्यू पॉसिबल है 2 पे, क्योंकि उसके बाद अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ 3, 3.5 या पाई इन पावर ऑफ 3.14 तो वो वैल्यू उसको एक्सीड कर जाएगी। तो हमें 12 को ज़्यादा रखना है, तो करेक्ट आंसर इज 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में z की वैल्यू दे रखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, और हमें पूछा गया है z की पावर में 14 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज 3 प्लस 4 आयोटा से, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 आयोटा 28 आयोटा माइनस 3 आयोटा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा प्लस का 4, और नीचे ये बन गया 9 प्लस 16। तो टोटल वैल्यू आ गई 25 प्लस 25 आयोटा अपॉन में 25, दैट मीन्स टोटल ये हो गया 1 प्लस आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसी के पावर में 14 रखना है, 1 प्लस आयोटा के पावर में 14। तो 1 प्लस आयोटा के पावर में 14 निकालने के लिए बेस्ट ये रहेगा तुम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करके 7 कर लो। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो सबको ही पता है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 प्लस 2 आयोटा पूरे के पावर में 7। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 की पावर 7 और आयो के पावर 7 आ गया। 2 की पावर 7 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आयोटा के पावर में 7 का मतलब होता है आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब। तो 2 की पावर 7 अपनी जगह रहेगा, आयोटा 4 1 होता है और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। तो फाइनल आंसर हो गया -2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू आयोटा, जो कि टी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप इट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें इस सीरीज का जीएम निकालना। अब जीएम निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितने भी वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, सपोज कर लो ABCD 4 वैल्यूज हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन पावर में 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जीएम होता क्या है। तो अभी हमारे जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इस सीरीज का जीएम फाइंड करना है, जो कि बना हुआ है 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 अप टू 7 की पावर n। तो सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में लिखेंगे 1 अपॉन n क्योंकि ये टोटल n वैल्यूज हैं। अब इनके प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए क्या करना है कि देखो तीनों के सबके बेस तो सेम है, तो पावर जो होगा ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और इनके पावर में 1/n। तो 7 लिखा। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन में 2, और इसके पावर में लिख देते हैं 1/n। तो n से n कैंसिल हो गया और तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 7 के पावर में n प्लस 1 अपॉन में 2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसमें तुम्हें उसने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, और वो ये बोल रहा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो कॉमन है, बोथ द रूट्स आर कॉमन। तो जब भी बोथ द रूट्स आर कॉमन कह रहा है, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसके दोनों ही रूट्स कॉमन हैं तो वी विल ऑलवेज हैव दिस कंडीशन दैट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके
फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को एक तरफ कर लो। तो पहले इक्वेशन से ये 6k+2 होगा और दूसरे वाले से ये हो जाएगा 12k+4। अब उसी तरह से x वाले कोफिशिएंट को अगर देखें फर्स्ट इक्वेशन में तो वो r है और सेकेंड इक्वेशन में p है, और जो कांस्टेंट टर्म रह गया तो वो है 3k-1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे के लिए 6k-2। तो मैंने लगे हाथ तो इनको इक्वेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दो को पकड़ लेते हैं। पहले दो को पकड़ के ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो तो बच गया 3k+1, और नीचे वाले में से 4 कॉमन ले लो तो ये भी बच गया 3k+1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू r/p। अब यहाँ से 3k+1 कैंसिल कर दो तो तुम्हारे पास में रेशियो आ गया है 2/4 इज इक्वल्स टू r/p। दैट मीन्स r/p इज इक्वल्स टू 1/2, या तुम ये भी कह सकते हो कि 2r इज इक्वल्स टू p। और हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2r माइनस p, तो अगर 2r इक्वल्स टू p है तो 2r माइनस p 0 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज b। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको तुम चाहो तो वैल्यू पुटिंग से आराम से कर सकते हो। तुम्हें एक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है दैट इज y, और वो वैल्यू है 2 sin अल्फा अपॉन में 1 + cos अल्फा + sin अल्फा। ऐसा करो अल्फा को 0 पकड़ा लो, 0 डिग्री, तो इससे तुम्हारी y की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि sin 0 0 होता है। अब हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है 1 - cos अल्फा + sin अल्फा अपॉन में 1 + sin अल्फा, इसमें भी अल्फा की जगह 0 डाल दो। तो ये 1 - cos 0 दैट इज 1 + sin 0 दैट इज 0 अपॉन में 1 + 0, तो ये कैंसिल होकर ये भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी है, y की है, क्योंकि 0 हमने y को ही प्रूफ किया था, तो इज द करेक्ट आंसर। सीधा टिक मार लो। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से मिक्स होके बना हुआ है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल के बारे में हमें बताया हुआ है कि D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ साइड BC, और हमें ये पता है कि एंगल A के ऑपोजिट वाला साइड जो होता है वो स्मॉल a होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट किया आगे जाके कि अगर D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ साइड BC वो कह रहा है, तो ट्रायंगल ADC को इक्विलेटरल कह रहा है। अब ADC को अगर इक्विलेटरल कह रहा है तो ये सारे साइड्स जो है मैं इनको A लेट कर लेता हूँ। तो मिड पॉइंट की वजह से अब क्या होगा कि ये अगर A है तो ये भी A होगा, और इस वजह से ये जो साइड है जिसको वैसे अगर हम लोग एंगल A के ऑपोजिट में रखते तो वो A कहलाता, बट अब वो 2A हो गया है। और एंगल B के ऑपोजिट में जो साइड है जिसको हम लोग स्मॉल b कहते हैं तो वो हो गया है A, और एंगल C के ऑपोजिट वाला साइड अभी हमें फाइंड करना बाकी है, तो वो निकाल लेंगे तो A² B² C² हमें पता चल जाएगा, जिसमें से अभी हम फिलहाल A² निकाल चुके हैं बिकॉज दिस इज नथिंग बट योर A²। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2A का होल स्क्वायर, और B भी हमारे पास में आ चुका है तो उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो वो भी हो गया A²। तो अब हमें पहुंचना है इस साइड तक दैट इज स्मॉल c। इसको निकालने के लिए बेस्ट यह है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, और अगर ये 60 डिग्री का है तो फिर ये 120 डिग्री का हो जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो अब तुम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। सोचो कि इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड ही तो निकालना है, तो cos c मान लेते हैं उसको। फॉर्मूला होता है A² + B² - C² अपॉन 2AB, जिसमें से इन दोनों को अभी तुम A और B कंसीडर करके चलो। एंगल C तो 120 है, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ये भी A², ये भी A² और वो C² हमें निकालना है, नीचे 2A² हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। टोटल वैल्यू आ गई -A² इक्वल्स टू 2A² - C²। अगले ही स्टेप में C² की वैल्यू आ गई 3A²। तो अब हम यहाँ पे 3A² लिख लेते हैं। तो अब जरा ये रेशियो देख लेते हैं क्या आया है। तो ये 4A² रेशियो A² रेशियो 3A², तो A² को कैंसिल किया जा सकता है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 4:1:3, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज का रेंज दे रखा है इस फॉर्म में, दैट इज 2 sin इनवर्स x + cos इनवर्स x। तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले 2 sin इनवर्स x की जगह लिख लो sin इनवर्स x + sin इनवर्स x, और पहले से एक cos इनवर्स x तो है ही हमारे पास, <= बीटा। अब सबको पता है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से sin इनवर्स x + cos इनवर्स x तो π/2 होता है, और sin इनवर्स x का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। तो अल्फा <= पहले ले लेते हैं -π/2, जिससे कि अल्फा की वैल्यू के बारे में हमें जानकारी मिल गई कि इट इज़ <= 0, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0। अब दूसरे साइड से यहाँ आ जाओ,
तब तुम्हें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम साइड में जाना है। तो π/2 प्लस π/2 लेस देन इक्वल्स टू बीटा, तो ये पाई लेस देन इक्वल्स टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई। तो हमें चाहिए था अल्फा और बीटा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू पाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जिन बच्चों को एचपी का कंडीशन मालूम है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे तीन वैल्यूज ए बी सी एच पी में हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इनका रेसिप्रोकल 1/a 1/b और 1/c ए पी में होगा, और यहीं से हम लोग इसका कंडीशन बना लेंगे कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म दैट इज 2/b मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो फाइनली हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है 1/a माइनस 2/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 0, और हमारे पास में जो गिवन लाइन की इक्वेशन है जिसके थ्रू तुम्हारे पॉइंट को पास कराना है वो ये है। तो अब तुम्हें सिंपली ये देखना है कि x कोरोस्पॉन्ड कर रहा है 1 को और y कोरोस्पॉन्ड कर रहा है -2 को, दैट मीन्स कि ये लाइन इस पॉइंट से जरूर पास करेगा। अब सीधा चेक कर लो, x के जगह 1 और y के जगह -2, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसके दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर गिवन है। a है सपोज कर लेते हैं -2,2 और b है तुम्हारा k,0, और इस सर्कल का जो रेडियस हमें दे रखा है दैट इज 1 यूनिट। तो अगर रेडियस 1 यूनिट है तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो डायमीटर हो जाएगा वो 2 यूनिट्स का हो जाएगा, क्योंकि वो हमें यूज़ करना है के को फाइंड करने के लिए। तो हम लोग सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ए बी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर, और डायमीटर को तो मैंने 2 बना ही दिया है। तो ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, k+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 पूरे का अंडर रूट इक्वल्स टू 2। तो अगले स्टेप में ये हो गया k+2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4, k+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 के इक्वल करके -2, मतलब जो कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता था वो हमें पता चल गया -2 है। तो इसको यूज़ करके अभी सेंटर निकाल लेते हैं। -2 सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है इन दोनों पॉइंट का, तो -2 प्लस -2/2, तो ये भी -2 हो गया, और 2 + 0 ये 1 हो गया। तो एक ऐसा सर्कल जिसका तुमने सेंटर निकाल लिया है और रेडियस तुम्हें पता है, उसकी इक्वेशन निकालने के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो सेंटर हमारा है -2 1, तो ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर, और रेडियस तो 1 था ही। अब इसको ओपन कर लो, x² + 4 + 4x प्लस y² प्लस 1 - 2y इज इक्वल्स टू 1। तो अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि तुम्हारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है, देखो इसको ऑर्डर में लिखते हैं, x² प्लस y² प्लस 4x - 2y 1 1 काट लो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे है x² प्लस y² प्लस 4x - 2y प्लस 4, ये डी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि एलिप्स से रिलेटेड है। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/2, डायरेक्ट्रिक्स जिसकी इक्वेशन होती है a/e वो दे रखा है 4। तो यहाँ पे e की वैल्यू डाल देंगे, तो a इज इक्वल्स टू 4 × 1/2 काट के a की वैल्यू आ गई 2। a 2 हो गया, e हमें पता है तो b तक हम पहुँच सकते हैं यूजिंग आवर इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला फॉर एलिप्स दैट इज √ का 1 - b² यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 1 - b² अपॉन a² की वैल्यू हो जाएगी 4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1/4 इक्वल्स टू 1 - b²/4, एलसीएम ले लेंगे 4 - b² अपॉन 4, 4 से 4 कटा, b² की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ से a² तो तुम पहले ही निकाल चुके हो बिकॉज a 2 है, a² 4 हो गया। अब एलिप्स की इक्वेशन बनाते हैं जो कि होता है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो x² 4 प्लस y² 3 = 1। एलसीएम ले लेते हैं तो आंसर आ गया 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 12। ये ऑप्शन अवेलेबल है बी ऑप्शन में। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। आई थिंक आज का पेपर काफ़ी इजी था लेकिन बच्चों के स्कोर्स ढंग से नहीं आए थे, तो जस्ट सी द सॉल्यूशन प्रॉपरली एंड स्टिल इफ द डाउट परसिस्ट तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।